नमस्कार, कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर साक्षी निगम जुड़ी हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगी। लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर साक्षी से मिलवाएं, उनसे सवालों का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले आपसे लगातार इंडिया न्यूज ये अपील कर रहा है कि आप सभी लोग ध्यान रखें। विशेष तौर पर अपने हाथों में ग्लव्स पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, क्योंकि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करें। आपके मन में कुछ सवाल होंगे इस वायरस को लेकर, इस महामारी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो आप उन सवालों के जवाब डॉक्टर साक्षी से ले सकते हैं। सीधे तौर पर सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है और फिर आपके मन में जो सवाल है वो आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साक्षी हमारे साथ जुड़ेंगी, वो आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है, आखिर आने वाले वक्त में आप किस तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं, आप कैसे इस वायरस से बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साक्षी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। डॉक्टर साक्षी, देखिए इस महामारी के दौर में हमने देखा है कि किस तरीके से आम जनता को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इंडिया न्यूज़ भी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत धन्यवाद कहता है कि फ्रंटलाइन वर्कर बनकर जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मिलकर आम जनता को बचाया है, पूरी कोशिश की है, दिन रात अपने परिवार को मैनेज करते हुए आपने इस महामारी के दौर में लोगों की हेल्प की है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो इस पूरे महामारी के दौर को देखा जाए तो आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये वायरस होता है, यानी कि अगर कोई भी शख्स पॉजिटिव आता है, तो वो हम देखते किस तरीके से उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब मैं लोनली फील कर रहा हूं। मेंटली तौर पर बहुत कमजोर होते हैं ये लोग, लेकिन मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर आखिर वो अपने आप को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं कि वो इस वायरस से आने वाले वक्त में या फिर वर्तमान की परिस्थितियों में बच सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि जब कोई पॉजिटिव आता है, फॉर दैट मैटर अगर मैं भी जब मतलब एक बार संक्रमित हो चुकी हूँ, तो उस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस बहुत कहीं वल्नरेबल होता है, बहुत संगीन स्थिति होती है, क्योंकि उसको अपने साथ साथ अपने परिवार की भी चिंता होती है जी। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हमको सबसे पहले तो अपनी बीमारी पहचाननी है, ठीक है, और उसके अलावा हमको अपने घर पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मोस्टली जैसे हम जानते हैं कि 80% लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम अपनी बीमारी को समझें और कब कितनी चीज बिगड़ रही है, उस हिसाब से हम अपने डॉक्टर का परामर्श लें। ठीक है, बिल्कुल हाँ साक्षी जी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक आसाराम जुड़े हुए हैं। आसाराम जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको। जी आसाराम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट गया है। बिल्कुल है साक्षी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं जैसे मैं कह रही थी कि इंसान को अपनी बीमारी समझनी चाहिए, उसके अलावा घर में आइसोलेट होना चाहिए, उसके अपना पूरे टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना, अपने बुखार को मॉनिटर करना, और कोई भी तकलीफ होने पर अपनी ब्लड की जांचें, जो बेसिक जांचें हम कराते हैं कोविड में, वो करवानी है और फिर अपने डॉक्टर का परामर्श लेना है। अगर ऑक्सीजन अपनी 90 के नीचे जाती है, 92 के नीचे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। हमें पेट के बल सोने वाली जो ये एक्सरसाइज है वो करनी है, ठीक है। और
उसके अलावा जो मतलब डॉक्टर से परामर्श लेते हुए अगर ऑक्सीजन गिर रही है तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना है, ये सब चीजों से। उसके अलावा पूरे घर को जांच करानी चाहिए। अगर उनमें कोई सिम्टम है तो उन्हें भी तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए, अलग कमरे में क्वारंटीन हो जाना चाहिए, जिससे और लोगों को हम ये बीमारी ना दे पाए बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप इस महामारी के दौर में, इस सिचुएशन में, इन तमाम परिस्थितियों में घबराएं नहीं, धैर्य रखें। और अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण होते हैं, यानी कि सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके गले में खराश होता है या फिर आपके बॉडी में एक पेन सी आपको महसूस होती है या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या फिर ये मौका, ये प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ आपको दे रहा है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अपने घरों में बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर डालकर आप जान सकते हैं कि आखिर आपके अंदर जो लक्षण दिख रही हैं, आखिर उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है। लेकिन ऐसे में साक्षी जी, देखिए, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, चाहे फर्स्ट वेव की बात कर लें, सेकंड वेव से हम गुजर रहे हैं। हालांकि देखिए, WHO की तरफ से ये भी जिक्र कर दिया गया कि थर्ड वेव जो है वो भी दस्तक दे सकती है। लेकिन फिलहाल थर्ड वेव में क्या सिम्टम्स में कोई बदलाव होने वाले हैं? क्योंकि देखिए, हमने देखा फर्स्ट और सेकंड वेव में क्या सिम्टम्स में बदलाव हुए थे, तो क्या थर्ड वेव में भी ऐसी कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव में सिम्टम्स में बदलाव हो सकते हैं, और वो कितना खतरनाक होने वाला है, जिसके लिए आम जनता को बचना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सिम्टम्स, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में हमको सिम्टम्स में, मतलब ये जो लक्षण है उनमें बड़ा डिफरेंस समझ आया था। तो पहले से सेकेंड वेव में तो हमको बस इस चीज का ध्यान रखना है थर्ड वेव में भी, कि हर छोटे से छोटा लक्षण भी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने एक कमर दर्द को या शरीर की सुस्ती को भी बहुत सीरियसली लें जी। सिर्फ उसको टालना, क्योंकि घर में और मतलब भारत देश में इंसान की सहनशीलता इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज को सह लेते हैं। तो हमको ये नहीं करना है, और हमको कोई भी सिम्टम है, कोई भी लक्षण है, तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थर्ड वेव की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हम मतलब टारगेट कर रहे हैं, कि हो सकता है कि बच्चे इसमें संक्रमित हो, या कहो बड़े भी अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी है इस चीज के लिए, कि हेल्थ केयर वर्कर्स से लेकर नर्सेस से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर हम सब तरह से तैयार हैं कि थर्ड वेव के लिए हमको किसी भी चीज की कमी ना होनी पाए। बिल्कुल, और कमी किसी भी चीज़ की ना हो, और सरकार की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बस ज़रूरी यहाँ पर इतना है कि आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, तो उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये बेसिक प्रिकॉशंस जो है वो सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साक्षी, देखिए, आप यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन का खास ध्यान रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था अगला, कि देखिए, आप बात करें अगर हम वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है, लोगों से ये अपील की जा रही है, और सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन ऐसे में अभी भी बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो आम जनता के बीच में हैं कि आखिर वैक्सीन कितना कारगर है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वैक्सीन उन्हें लग रही, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, उन्हें थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है, जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उनकी हेल्थ खराब हो रही है, फीवर हो रहा है, उन्हें बॉडी पेन हो रहा है, कमजोरी से महसूस हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल है। तो क्या ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि उनके बॉडी पे डिपेंड करता है, या फिर सच में कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? जी देखिए, कोई भी वैक्सीन लगने में, मतलब सिर्फ कोविड की वैक्सीन के ना मानी जाए, तो कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद भी इंसान को बुखार, शरीर में दर्द होना बहुत लाजमी है। 3 से 5 दिन तक अगर यह दर्द बना रहता है, तो मैं भी कहूंगी कि आपको अपनी जांच कराकर देख लेना चाहिए। ठीक है, जांच कराने में कोई कुताही तो है नहीं, हम कर सकते हैं जांच, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। लेकिन वैक्सीन के बाद बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है,
और ऐसे में अगर हम बात करें तो वैक्सीन लगने के बाद ये कहा जा रहा है कि आपको किन्हीं चीज़ों से परहेज करना है। तो क्या ये हम जान सकते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो पीने की चीज़ें हों, कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ घंटों तक या फिर कुछ दिनों तक इन तमाम चीज़ों से परहेज करना होगा? जी। देखिए, जब वैक्सीन लगाई जाती है उसके बाद अगर कोई अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको अपने को बंद रखना है। खाने में ऐसी कोई परहेज नहीं है जो करनी होती है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि वैक्सीन से रिएक्शन होता है तो वो पहले से कुछ दवाएं खाते हैं। वो दवाएं हमें कुछ नहीं खानी है, ठीक है? क्योंकि लोगों में ऐसा रहता है कि हमको रिएक्शन हो सकता है तो हम कोई एंटी एलर्जिक पहले से खा लें, तो ये बिल्कुल नहीं करना है हमको। अगर आपको कोई रिएक्शन समझ में भी आता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, खुद से कोई दवा खाने की प्रयत्न ना करें। ठीक है, बिल्कुल। साक्षी जी, हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए हैं, संदीप। संदीप, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। कि अभी मेरा कोवैक्सीन का सेकेंड डोज का टाइम हो चुका है लेकिन अभी मिल नहीं रहा इधर, तो फिर क्या क्या कुछ हो सकता है इसमें? पेड भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। देखिए, मेरे ख्याल से आपका सवाल यह है कि अगर आपको टाइम पे वैक्सीन ना मिले तो आखिर घबराने की जरूरत है या नहीं। बिल्कुल साक्षी जी, आपने सुना यहाँ पर संदीप जी ने पूछा है कि अगर जो टाइम पीरियड यहाँ पर सेट किया गया, चाहे वो 28 दिन की बात हो या फिर और भी अधिक दिन की बात हो, अगर उस टाइम पीरियड में आपको वैक्सीन नहीं मिलती है दूसरी डोज की, तो क्या कुछ रिएक्शन या फिर कुछ घबराने वाली बात है? देखिए, सरकार ने जो लिमिट बनाई है उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मोस्टली सब लोगों को वैक्सीन मिल जाती है। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्टेज है हर जगह, लेकिन उस चीज से अगर 2-5 दिन 10 दिन का कोई फर्क आता है तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आपका डोज आता है प्लीज उस टाइम वैक्सीनेशन कराइए। जी, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते नहीं तो दूसरे हफ्ते जरूर आपको मिल जाएगी। तो सुना आपने संदीप जी। उम्मीद है कि जो डॉक्टर साक्षी ने आपको जवाब दिया आपके सवालों का, उससे आप संतुष्ट होंगे। और देखिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीन की जहां पर भी शॉर्टेज है, सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आपको सही समय पे वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है और कहीं ना कहीं सरकार उनको निभाने की पूरी कोशिश में बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए। और ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साक्षी निगम बैठी हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोन करना है, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको नंबर दिखा रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है और कोई परेशानी है अपने स्वास्थ्य को लेकर, सिम्टम्स को लेकर, प्रिकॉशंस को लेकर, मेडिसिन को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं, अपने सवालों का जवाब जो है डॉक्टर साक्षी से आप ले सकते हैं। डॉक्टर साक्षी, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर आपको शुरुआती दौर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो बुखार की बात कर लें, आपको हेडेक की बात कर ले, चाहे वॉमिटिंग की बात कर ले, तो कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन हैं जो आपको लेने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तमाम जो लेटर्स हैं या फिर दवाइयों के नाम जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं। आखिर डॉक्टर की तरफ से कौन कौन से वो बेसिक मेडिसिन हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके अंदर एक छोटे मोटे या फिर शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं तो आप ये दवा ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, शुरुआती दौर पे जैसे सिम्टम्स शुरू होते हैं इनको, ठीक है, गले में खराश है अगर, तो एक जैसे कि हम सब जगह यही बात कर रहे हैं कि एक एंटीबायोटिक जिसका एजिथ्रोमाइसिन है वो हम एक शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक 500 mg का डोज रात में रोज के लिए 3 दिन के लिए, बट उस पीरियड में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना भी है, क्योंकि और अभी तो इतना आसान हो गया है क्योंकि डॉक्टर्स ऑनलाइन परामर्श भी कर रहे हैं और सब सीवियर क्लिनिक्स वगैरह बना दिए गए हैं, जिस कारण से किसी को भी कोई ऐसी कमी ना हो उसके लिए। तो एक एंटीबायोटिक शुरू करना, उसके अलावा बुखार कंट्रोल करना इस चीज में इस वेव में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लिए। और उसके अलावा मल्टीविटामिन का जैसे हम जिक्र करते हैं, जो विटामिन सी है हमारे शरीर के लिए, कैल्शियम, विटामिन D3 है और जिंक का उपयोग, ये जो बेसिक मेडिसिन है वो इंसान घर में भी अपने लिए शुरू कर सकता है।
और सरकार के द्वारा इतनी ज्यादा हम मतलब चीजें उन लोगों ने अपने लिए कर दी हैं सरकार ने कि हर फीवर क्लिनिक में, जैसे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मतलब जबलपुर में जैसे फॉर दैट मैटर हमने शुरू किया था कि फीवर क्लिनिक्स में किसी को भी अगर थोड़ा सा भी बुखार हो तो एक फीवर मेडिसिन किट करके हमने शुरू करी है, जिसमें हम बेसिक मेडिसिन देते हैं, मल्टीविटामिन, एजिथ्रोमाइसिन, और ये पैकेट आप कभी भी किसी भी फीवर क्लिनिक से किसी भी समय ले सकते हैं और खा सकते हैं जब तक आपको डॉक्टर का परामर्श नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, जैसे आपने सुना डॉक्टर साक्षी ने ये जिक्र किया कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर अधिक लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर आपकी हालत जो है अधिक ख़राब होती है तो आप तुरंत अपना टेस्ट करवाएं, और अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि लगातार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप इस वायरस से आधी जंग तभी जीत जाएंगे जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमें कोरोना हुआ है, लेकिन ठीक है, हम बिल्कुल आने वाले वक्त में अगर प्रिकॉशंस रखेंगे, हम अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करेंगे, अगर हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आप इस वायरस से जंग जीतेंगे ही जीतेंगे। यानी कि मेंटली तौर पर आपको फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में डॉक्टर साक्षी, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि देखिए आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं के अंदर भी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो एक अलग होती है। लेकिन फिलहाल हमने देखा है कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके सवाल ये होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो टाइम पीरियड चल रहा है तो क्या उस दौर में वो वैक्सीन लेना क्या उनके लिए सही होगा? जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जैसे कि हम कहते हैं कि जो स्तनपान करने वाली भी महिलाएं हैं जी, अब उनके लिए भी वैक्सीनेशन कराना सेफ है, सरकार ने ये भी बताया हुआ है जी। और मतलब अपने यहाँ तो कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो प्रेगनेंसी में ही वैक्सीनेशन लगा भी रहे हैं और काम भी उसी तरह से कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। तो अभी तो वैक्सीनेशन हर एज ग्रुप में 18 से ऊपर सबके लिए सेफ मानी गई है जी। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए हमने देखा फर्स्ट वेव में लगातार ये कहा जा रहा था कि जो 45 प्लस से अधिक लोग हैं उनके लिए फर्स्ट वेव जो है वो बहुत खतरनाक था। सेकेंड वेव में हमने देखा कि जितने भी 35 प्लस के लोग हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हुआ। और देखिए ऐसी तमाम आर्टिकल्स और तमाम अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जब थर्ड वेव की दस्तक होगी तो ये बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो इसके लिए एक पेरेंट्स को, एक परिवार को अपने बच्चों को बचाने के लिए इस वायरस से क्या सावधानी, क्या इंतजाम करने चाहिए? बच्चे, जैसे कि हम मानते हैं बच्चों को अपने सिम्टम्स बताने में तकलीफ होती है, मतलब वो हर बार नहीं बता सकते कि वो बीमार हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि कोई दूसरी नॉर्मल वैक्सीन लगती है बच्चों को तो भी उनमें ये सिम्टम पाए जाते हैं कि उन्हें लूज मोशन होते हैं, उनको बुखार आता है, वो उल्टियाँ करते हैं या बहुत खांसी करते हैं या सर्दी जैसे हो जाते हैं। ये वैसे ही लक्षण बच्चों में देखे जा सकते हैं। हाँ, बस हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी जल्दी बढ़ सकते हैं ये सिम्टम। इसलिए पेरेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी है कि एक दिन का बुखार भी लाइटली ना ले, मतलब उसको उस पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। और जी बिल्कुल। देखिए, ध्यान रखने की तो बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब से फर्स्ट वेव से हमने देखा है कि सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही, तमाम डॉक्टर्स आम जनता को ये जागरूक करने में लगे हुए हैं। हर एक माध्यम से अगर हम बात करें तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, कोशिश ये करें कि आप अपने घरों से कम बाहर निकलें, लोगों के कम संपर्क में आएँ। अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी घर में रहने की सलाह दें, उन्हें गाइड करें कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, हमने देखा है कि जब भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जब भी कोई छूट दी जाती है या फिर प्रतिबंध को हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा जो है वो आम जनता उठाती है, और जिसका असर होता है कि केसेस लगातार बढ़ने लगते हैं। इसीलिए लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि कोशिश ये करें कि आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, प्रिकॉशंस बरतें और कोशिश ये करें कि आप अपने घर में अधिक से अधिक रहें, और इस वायरस से तभी आप बच पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साक्षी जी, देखिए खान पान की विशेष तौर पर बात करें तो ये भी तमाम डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप खान पान अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, आपकी हेल्दी डाइट होगी तो आप इस वायरस से और भी अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कोई व्यक्ति, कोई नॉर्मल इंसान अगर वो वायरस से पीड़ित है या फिर कोई वायरस से पीड़ित नहीं है तो वो अपनी डाइट में क्या क्या कुछ ले सकता है?
जी मोस्टली सर ऐसा होता है अपने साथ कि कोई बीमारी होती है तो हमें एक प्रकार का खाना, ठंडी चीजें, ये सब बंद करना होता है। पर कोरोना में बेसिकली देखा गया है कि आप जितना अच्छा खाना खाते हैं, मतलब फल से लेकर मसाले से लेकर सब कुछ जितना अच्छे से खाएंगे उतना आपको ज्यादा रिकवर होने में मदद मिलेगी। बस जो डायबिटीज वाले हैं वो स्पेसिफिकली अपना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शुगर बढ़ने से बेसिकली शुगर बढ़ने से कोई भी चीज की रिकवरी बहुत स्लोली होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो इंसान को अपने दिमाग में रखनी है कि अगर उसकी कोई पुरानी मतलब अपनी कोई प्रेजेंट बीमारी है तो उसको कैसे कंट्रोल में रखना है और खान पान अच्छा रखना है। कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने को आप सब खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये चीज शुगर का बेसिकली लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर साक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इंडिया न्यूज़ भी लगातार आप सबसे यही अपील करता है कि आप सभी लोग ध्यान रखें। डॉक्टर साक्षी ने भी तमाम चीज़ों का जिक्र किया, कुछ ऐसे बेसिक मेडिसिन हैं जिसे आप ले सकते हैं, अपने डाइट को अच्छा रखें और मेंटली फिट रहें, एक्सरसाइजेस करें और घर परिवार के साथ रहें, अकेला महसूस न करें, मेंटली फिट रहें, तब जाकर आप इस वायरस से जंग जरूर जीतेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।